हेलो बच्चों, कैसे हो। डीएसएन इंटर कॉलेज की माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। संसाधन और विकास पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर, उसी में कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं तो उन्हीं को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हम टॉपिक कल पढ़ रहे थे, भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय। भूमि को निम्नीकरण से बचाने के लिए उसके क्या कारण है, किस लिए वो निम्नीकरण हो रही है। निम्नीकरण का मतलब सीधा सीधा है उसमें मृदा का, ह्यूमस का ह्रास होना, नष्ट होना, उसमें कुछ पैदावार की कमी आना, वही निम्नीकरण है हमारा। तो इस सबसे पहला तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, जैसे मानव क्रियाएं द्वारा वनोन्मूलन, ठीक है, अतिपश्चारण, खनन, भूमि के निम्नीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के द्वारा मुख्यतः निम्नीकरण होता है, जिससे वहाँ की जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, वो क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, उसमें कुछ पैदावार नहीं होती है। इसके दूसरे भी कारण हैं, जिससे वायु तथा जल जो कारखानों द्वारा निकला हुआ जल अगर पृथ्वी पर, भूमि पर जाता है तो वहाँ की मृदा में क्या होता है, अपरिवर्तन होता है और क्या हो जाती है, निम्नीकरण हो जाती है। तो अगर इसमें मुख्यतः कारण देखें तो पहला खनन और उत्खनन है, ठीक है। खनन मतलब कहीं से भी खनन किया जा रहा है, तो जो भूमि से खनन हो रहा है, भूमि से खनन हो रहा है, ये मुख्य कारण है। क्योंकि खनन में होता क्या है, भूमि की ऊपरी जो परत होती है इसी को निकाल दिया जाता है। और आपको पता है कि जो ह्यूमस होता है भूमि की ऊपरी परत पर पाया जाता है। जो भूमि की ऊपरी परत पे पाया जाएगा, तो जब ये परत ही नहीं रहेगी तो उसमें कोई उत्पादन होगा नहीं होगा। दूसरा कारण है अतिचारण। अतिचारण अतिचारण मतलब बहुत सारे जंगली पशु, पालतू पशु क्या होते हैं, हमारे खेतों में हमेशा उसी पे चरते रहते हैं, ठीक है, उसी चरण बोलते हैं। तो उनका चरना है, जिससे वो क्या होती है, हमें वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल पाती है और वहाँ की ह्यूमस, हमारी फसल नष्ट हो जाती है, उससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। तीसरा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ये भी एक मेन कारण इसका है। जो कारखाने हैं, कारखाने से निकला हुआ, अगर कारखाने बने तो वहां से उसके धूल कण जाके जो आसपास की भूमि है उसको क्या कर देते हैं, निम्नीकरण कर देते हैं। इसके बाद इसी के द्वारा दूसरा टॉपिक इसी के द्वारा आता है, जो इसी के द्वारा कारखानों द्वारा निकला हुआ जल होता है। कारखानों द्वारा जल होता है। जो कारखानों द्वारा जल होता है ये भी क्या करता है, भूमि निम्नीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम देखते हैं अब इसके उपाय क्या, संरक्षण कैसे किया जाता है, संरक्षण और इसका बचाव कैसे करते हैं। तो बचाव करने के लिए पहला टॉपिक हमारा आता है वनारोपण। पहले इसका संरक्षण करना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वनारोपण करना पड़ेगा, ठीक है, वनारोपण करना पड़ेगा। जिससे क्या हो, जिससे हमारी जो भूमि है उस पर वन अधिक से अधिक लगाए जाएं, जिससे क्या होगा, हमारे निम्नीकरण में बहुत कमी आएगी और हमारी वायु भी शुद्ध होगी, पृथ्वी हमारी अपरदन कम होगा। वनारोपण से क्या हो जाता है, हमारा अपरदन कम हो जाता है, और अपरदन कम होगा तो हमारी जो भूमि होगी उसकी ह्यूमस की मात्रा बनी रहेगी। दूसरा इसका आता है पशुचारण का नियंत्रण, ठीक है। जो पशुचारण का है इसका क्या करेंगे, नियंत्रण करना चाहिए कि इनको एक ऐसा चारागाह होना चाहिए कि वो उन्हीं पे रहे, ठीक है। तो बाकी भूमि तो हमारी जो होगी वो शेष बची रहेगी। इसके बाद अगला है हमारा रेतीले खेत हैं, ठीक है, रेतीले खेत हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, वर्षा की पानी की कमी होती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इनमें कटीले, आपको पता है कि जो हमारे कटीले वन होते हैं ज़्यादा रेतीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये कटीले अगर वन लगाया जाए तो कुछ इसमें मात्रा आ जाएगी, इसकी स्थिरता आ जाएगी, इस स्थिरता आ जाएगी। और अगर स्थिरता आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भविष्य में हम
वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा मिलने लगी आपको, जल की मात्रा प्रबंध करके उस पर खेती करना स्टार्ट कर सकते हैं, कार्य करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद भूमि कटाव की रोकथाम, यही अपर्दन का रोकथाम बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है, हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है आसानी से बह जाती है, तो इसकी रोकथाम करनी चाहिए। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन होना चाहिए। जो हमारी बंजर भूमि होती है, आपको पता बंजर भूमि में कुछ पैदावार नहीं होती है, तो बंजर भूमि न बनने पाए। बंजर भूमि बनती कैसे, निम्नीकरण से ही बनती है, तो इसका अगर रोक किया जाएगा तो बंजर भूमि हमारी नहीं बनेगी। फिर दूसरा है खनन नियंत्रण, बहुत जरूरी है। खनन नियंत्रण एक ही स्थान पे हो, इसका नियंत्रण हो। ठीक है, अगर खनन होता भी है, होना, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है तो खनन तो होगा, लेकिन अगर हो रहा है तो उसका एक प्रबंधन किया जाए, उस पर ह्यूमस की मात्रा कहीं ना कहीं प्रबंध किए जाए और उस पर जल की व्यवस्था की जाए। ठीक, ये हुए हमारे भूमि न्यूनीकरण और संरक्षण के उपाय। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत में भूमि सुधार कैसे हो। भारत में भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार। ठीक, भारत में जो भूमि सुधार कैसे हो, तो इसके लिए भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बहुत सारे पॉइंट। अगर हम इसको देखें तो सुधार कैसे हो सकता है। पहला तो बंजर जो भूमि होती है हमारी, बंजर भूमि को क्या करना है, उपजाऊ बनाना है। तो उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हम लोगों को उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़नी चाहिए, ह्यूमस की मात्रा बढ़नी चाहिए। दूसरा वृक्ष वनारोपण, वही दूसरा पॉइंट है तुम्हारा भैया, वना, ठीक है, वनारोहण होना चाहिए उसका। अगला मृदा, जो मृदा में होती है हमारी, क्या होती है, पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मृदा का पीएच मान अगर अम्लीय या खारेपन है, ठीक है, अम्लीय या खारापन है, ठीक है, खारापन है, तो इसको दूर करने के लिए हमें उपाय करना चाहिए। और जो हमारे भूमि पर क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, उनका एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, हमारी जो भारत की भूमि है इसमें सुधार हो सकता है, बहुत हद तक सुधार हो सकता है। इसके बाद जो भारत की भूमि में सुधार है, ठीक है, भारत में भूमि सुधार, ठीक है, कार्यक्रम बहुत सारे चलते हैं, कार्यक्रम पहले से भी चल रहे हैं। ठीक है, तो भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम में पहला हमारा आता है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, यह कार्य जो होता है, ठीक है, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बंजर भूमि को सुधार करने में लगा हुआ होता है। दूसरा अच्छा वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है। तीसरा रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम होता है। और चौथा खारी भूमि विकास कार्यक्रम। ये चार प्रकार के मुख्य हमारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं पहले से। ठीक है, तो इन पे और हमें ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी के आगे। तो दूसरा हमारा इसके पॉइंट आता है मृदा संसाधन। मृदा मतलब भूमि का ही पार्ट है, सोयल, ठीक है, मिट्टी। अब मृदा संसाधन मतलब मृदा भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है, और ये कैसा है, महत्वपूर्ण भी है, और ये नवीकरणीय हेतु प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, भूमि की तरह मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो इस पे होता क्या है, अब जो भूमि हमारी मृदा है ये दो प्रकार की होती है, जैविक और अजैविक, दोनों प्रकार से मिलती है हमें। ठीक है, जैविक और अजैविक। लेकिन जो हमारी मृदा है इसको 1 सेंटीमीटर ऊंचाई मोटाई बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो मृदा संसाधन भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब मृदा संसाधन है तो इसका भी क्या होगा, वर्गीकरण होगा। तो मृदा वर्गीकरण, ठीक है, तो मृदा वर्गीकरण, मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसको किस आधार पे किया गया है, इसकी मोटाई, रंग, ठीक है,
बनावट आदि के आधार पर इसकी वर्गीकरण किया गया है। इसी में पहला हमारा टॉपिक आता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा जहां पे एकत्रित हुई है जिस एरिया में, उसे ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक, और ये ह्यूमस युक्त होती है, मतलब इसका ह्यूमस युक्त अगर होगी इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत ही उपजाऊ होगी, बहुत ही उपजाऊ होगी। मतलब इसका कहने का मतलब सीधा ये है कि जो जलोढ़ मृदा होगी इसमें बहुत ही अच्छी फसलें हो सकती हैं। धान, गेहूं, गन्ना, अन्य अनाज, ठीक है, अन्य अनाज और दलहनी फसलें के लिए बहुत अच्छी उपयुक्त मिट्टी होती है। अब इसका क्षेत्र कैसे, तो इसका क्षेत्र आप समझ सकते हैं जहां पे नदियां, क्योंकि जो जल प्रवाह होता है नदियों द्वारा ही होता है, तो जहां नदियां इसको बहाकर लेके आई हैं तो ज्यादातर आप मान सकते हैं कि उत्तर भारत, अगर भारत में बात करें तो उत्तर भारत में ज्यादातर नदियां हैं और ये बहाकर इसी लाई है। ठीक है, ये इसे इधर लेके आई हैं। इसके बाद अब इसी को आयु के आधार पर दो प्रकार भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर दो भागों में बांट दिया। जो हमारी पुरानी मृदा है उसे बांगर बोल दिया गया है, ठीक है, बांगर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, बांगर। जो पुरानी हमारी मृदा है जलोढ़ उसे बांगर बोल दिया गया, और जो नई है, ठीक है, जो नई है उसे खादर बोल दिया गया, ठीक है, उसका नाम खादर दिया गया है। इसके बाद हमारा दूसरा इसी पे टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक काली मृदा। अब काली मृदा का मतलब क्या है, अब इसे रंग के अनुसार आपको बताया वर्गीकरण कितने अनुसार हुआ, रंग, बनावट, ठीक है, मोटाई। तो ये काली का मतलब क्या है, काली मिट्टी का रंग काले की वजह से हुआ है। इसकी मिट्टी कैसी थी, काली थी, इसका नाम क्या रख दिया गया, काली मिट्टी या काली मृदा। इसका अगर अलग नाम देखें, इसका नाम है रेगुर, इसे रेगुर के नाम से जानते हैं, ठीक है, रेगुर नाम से भी जानते हैं, या काली कपास मृदा, ठीक, काली कपास मृदा, काली कपास मृदा भी कहा जाता है। ये भी भारत में लगभग बहुत क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो इसका जो है यह मृदा दक्कन के पठार पर ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है, दक्कन के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अब ये कैसी होती है, अगर हम क्षेत्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है। अब इस जो मृदा है आप इसके नाम से भी जान सकते हैं कि मुख्यतः एक किस फसल के लिए होती है मिट्टी उपजाऊ, कपास के लिए, कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी या लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, ठीक। तो लाल और पीली मृदा का नाम जो रखा गया है, इसका रंग लाल होता है, इसका जो रंग है कैसा होता है, लाल होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, लाल और पीली मृदा, ठीक है। तो ये भी दक्कन के पठार में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये लोहे के कणों और आग्नेय की रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई होती है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है वही उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, इनमें ये पाई जाती है।
इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट, लैटेराइट, लैटेराइट का मतलब क्या है? लैटेराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईंट। तो जो लैटेराइट मृदा होती है ये अधिकतम उच्च तापमान, अधिक तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अत्यधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसका अगर हम विशेषताएं देखें तो इसमें क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अगर ह्यूमस की मात्रा कम है तो फसल अच्छी होगी, हर फसल उसमें उस मृदा पे नहीं हो पाती है, तो इसमें कुछ कम होती है। तो ये इसमें जो रासायनिक उर्वरक डाल के इस पे खेती की जाती है। तो इसमें हमारे जो होते हैं काजू है, चाय है, काफ़ी है तथा कुनैन की फसल आसानी से उगाई ली जाती है। तो ये जो लैटेराइट मृदा है ये मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद आती है मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मतलब सिंपल सी बात है, मरुस्थलीय मतलब क्या होता है? मरुस्थल। मरुस्थल मतलब जहां की रेगिस्तान, रेगिस्तान तो पता होगा फिर आपको। अगर रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब जहां पे बालुई मिट्टी कह सकते हैं, ठीक है। मरुस्थल है, वर्षा बहुत कम होती है, तापमान अधिक रहता है, वहां की मिट्टी कैसे हो जाती है? मरुस्थलीय हो जाती है। तो क्या होता है, अब ये लगभग, अब इसका रंग लाल एवं भूरा होता है, ठीक है। बालू इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। जब ह्यूमस की मात्रा तभी रुकती है जब उसमें नमी वाले क्षेत्र लगे होते हैं। अगर आप इसको देखें तो इस मृदा को सिंचित करके, ठीक है, सिंचित करके कुछ फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, दाल के लिए की जा सकती है। अब आपको पता है मरुस्थलीय मृदा ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो हमारे पहला है राजस्थान है, ठीक है, गुजरात है, हरियाणा है, इनमें कुछ भागों में क्या होती है, मरुस्थलीय मृदा ही पाई जाती है। इसके बाद हमारी अगली आती है वनीय एवं पहाड़ी मृदा। वनीय और वनीय एवं पहाड़ी मृदा। वनीय एवं पहाड़ी मृदा मतलब वन, और अब जहां पे वन पाए जा रहे हैं, ठीक है, पहाड़ पाए जा रहे हैं, तो उसे उसी का एक क्षेत्र बांट दिया गया, इसी का नाम रख दिया वनीय एवं पहाड़ी मृदा। यह मृदा नदियों के घाटियों में दोमट और सिल्टरदार होती है, लेकिन ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे होते हैं। अब ये जो होती है इसमें पैदावार क्या होगी, अगर पैदावार की बात कर लें, फसल की बात कर लें, तो यह क्या होती है, मसाले, क्योंकि वन है और पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, तो इसमें क्या होता है, आप समझेंगे कुछ इसमें ढलान जैसी होती है। भाई पहाड़ ऐसे ऐसे होता है, इसमें सीढ़ीदार खेतें प्रयोग की जाती हैं। तो सीढ़ीदार खेत में आप क्या कर सकते हैं, जिसमें मसाले, आप चाय, कॉफ़ी, ठीक है, तीन फसलों का उपाय हमारे करते हैं। अब ये मिलता कहाँ पे आप समझ सकते हैं, पहाड़ी इलाका हमारा कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि में ये हमारी वनीय एवं पहाड़ी मृदा पाई जाती है। इसके बाद आता है हमारा लवणीय मृदा, ठीक है, लवण युक्त मृदा जिसे बोलते हैं, ठीक है। लवणीय मृदा का मतलब क्या है, ऐसी मृदा का जो ऊसर मृदा कहते हैं, ठीक है, ऊसर मृदा। पहले आपको बताया जहां पे खारे पानी आ जाता है, ठीक है, खारा पानी वहां पे मिल गया मृदा में, ठीक है, मिट्टी में खारा पानी मिल गया, तो कैसे हो जाती है, उसमें पीएच मान उसका लवणीय हो जाता है, खारा हो जाता है, जिसमें उसकी ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अब लवणीय मृदा में
सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, जिससे फसल वहां पे पैदावार होती ही नहीं है। तो ये ज्यादातर प्रसार इसका पश्चिमी गुजरात में है, डेल्टाओं पे है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में भी है, ठीक है। जिसका उपयोग, अब इसका अगर हम उपयोग करना है तो जिप्सम आती है, ठीक है। जिप्सम का उपयोग करके हम इस पे कृषि कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कृषि कार्य तभी होगा जब इसकी लवण की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर मात्रा कम होगी तभी इस पे कृषि कार्य करना संभव होगा, ठीक है। इसके बाद है पीट या जैविक मृदा। पीट या जैविक मृदा, पीट या जैविक मृदा, पीट या जैविक मृदा। यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, क्योंकि यहां मृत जैव पदार्थ की मात्रा में एकत्र हो जाते हैं और इसमें जैव पदार्थ 40 से 50% तक होते हैं। यह सामान्यतः गाढ़े व काले रंग की होती है, ठीक है। पता है आपको जैविक मृदा जहां पे जीव जंतुओं की ज्यादा, वनस्पतियां ज्यादा हो जाती हैं, जब वहां पे गिरती हैं, ठीक है, तो जीवाश्म के रूप में कुछ बदल जाती है, तो उसमें मिट्टी कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, गहरी या गाढ़ी काली हो जाती है, ठीक है। तो यह मृदा कहाँ पे है, बिहार के उत्तरी भागों में, दक्षिणी उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। ये रहा आपका मृदा संसाधन, ठीक है। इसमें अभी एक क्लास शायद और होगी, तो इसको पढ़िए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन करें। और माइंड ब्लोइंग क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।